तो कल हम लोगों ने जो अपनी एम्प्लॉय टेबल बनाई थी, उस एम्प्लॉय टेबल पर जितने ऑपरेशन करे थे, आज कुछ और ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। सर बोलिए। सर मेरा ऑल्टर नहीं वर्क कर रहा है। प्राइमरी की कुड नॉट बी चेंज्ड ये आता है लिख के। पहले हम क्लास कर लेते हैं और क्लास के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। 15 मिनट पहले बैच छोड़ देंगे, फिर आप जो भी जिसकी प्रॉब्लम होगी MySQL की, ओरेकल की, है ना, वो देखेंगे। फिलहाल तो हमने यहाँ पे क्या करा, अपना सेलेक्ट कमांड चला के पहले एम्प्लॉय टेबल का डेटा मैंने यहाँ पर देख लिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कल मैंने सेलेक्ट कमांड में ये दिखाया था कि रोज ऑर्डर में कैसे आते हैं, ठीक है। अब आज मैं आपको सेलेक्ट कमांड में रोज का फिल्ट्रेशन सिखाऊंगा कि रोज का फिल्ट्रेशन कैसे होता है। कल हमने कॉलम्स सेलेक्ट करे थे, सारे कॉलम्स सेलेक्ट करे थे, रोज सारी आ रही थी, और उन रोज का बस हम ऑर्डर कल देख पाए थे कि ऑर्डर किस तरह से आता है। तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की कॉलम क्या असेंडिंग ऑर्डर में आता है। अगर कोई प्राइमरी की नहीं है तो जिस ऑर्डर में आपने रखी है उस ऑर्डर में आएगा, या कभी कभी ये डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी भी कर जाता है। ओरेकल में माइट भी कुछ और ये तरीका यूज होता हो, तो ये थोड़ा वेरी करेगा डेटाबेस टू डेटाबेस कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा हमारा, ठीक है। और अगर आप अपने किसी कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लाना चाहते हैं रोज के लिए, तो ऑर्डर वाइज जो क्लॉज होती है आप उसका यूज करके ऐसा कर सकते हैं। ऑर्डर वाइज क्लॉज में आप मल्टीपल कॉलम्स दे सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस कॉलम के अकॉर्डिंग, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हम इसमें फिल्ट्रेशन कुछ करना चाहते हैं। फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि इसमें वो सारी सैलरीज आ जाए, हमारी वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं जिनकी सैलरी हमारा 6,000 या 6,000 से अब है, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आए। हमारे पास बहुत छोटा डेटा है, लेकिन जब हम बात करते हैं बड़ा डेटा होगा तो ये इस तरह के जो ऑपरेशन है ये काफी मीनिंगफुल हमारे हो जाते हैं। तो क्या चाहते हैं इस बार, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, लेकिन सारी रोज सेलेक्ट नहीं करनी, मुझे रोज का फिल्ट्रेशन करना है। तो रोज का फिल्ट्रेशन जब भी आप करेंगे, चाहे आप सेलेक्ट कमांड आज पढ़े या आज ही हम पढ़ेंगे कुछ और कमांड्स, वहां भी रोज का फिल्ट्रेशन हमें करना पड़ सकता है। तो उसके लिए वेयर क्लॉज यूज होती है। तो वेयर क्लॉज वेयर कीवर्ड से रिप्रेजेंट करी जाएगी। कहाँ लिखेंगे, टेबल का नेम जहां लिखा है सेलेक्ट कमांड में, वहां पर टेबल नेम के बाद लगाएंगे वेयर। जब आप सेलेक्ट में वेयर लगाते हैं, इट मींस आप रोज का फिल्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं। जब तक आपने वेयर नहीं लगाया तब तक आपको सारी रोज ही मिलेंगी, ठीक है, वेयर। अब आप कौन सी रोज फिल्टर करना चाहते हैं उसका क्राइटेरिया बताइए। तो आप ऑब्वियसली जो क्राइटेरिया रखेंगे वो किसी कॉलम के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो सैलरी के अकॉर्डिंग मैं रखना चाहता हूँ कि जो हमारा सैलरी है इनके अकॉर्डिंग ये हमारा आना चाहिए। तो मैंने कर दिया जहां पर जो सैलरी है, वेयर सैलरी, सैलरी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सैलरी की वैल्यू हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 5,000 या 6,000, जो भी आपका पैरामीटर है। तो ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये जो सिंबल्स, जो ऑपरेटर्स हैं जो हमने पढ़े थे पाइथन के अंदर, ये लगभग हमारा एसक्यूएल के अंदर भी उसी नेचर के साथ हमारे यूज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और वो वैल्यू जो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं 6,000, ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर लिख दिया वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000। तो इसमें क्या होगा, सारे कॉलम्स सेलेक्ट होंगे, लेकिन सिर्फ रोज वही आएंगी जहां पर ये कंडीशन फुलफिल हमारी हो रही हो, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन जो फुलफिल हो रही थी वो आपकी तीनों रोज फिल्टर होकर यहाँ पर आ गई। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वेयर के साथ जो रोज फिल्टर होकर आएंगी उसमें ऑर्डर वाई लगा दें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप वेयर सैलरी दिस ऑर्डर वाई, फिर आप अपना कॉलम ऑर्डर वाई वाला दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर क्या हम वेयर में एक ही कंडीशन दे सकते हैं, अगर एक से ज्यादा कंडीशन मुझे पहले चेक करनी है, वो सारी कंडीशन टेस्ट हो रही हैं, तभी हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर
पाइथन के अंदर जब हम इफ एल्स बनाते थे और वहां पर एक से ज्यादा कंडीशन लिखनी होती थी तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करते थे, है ना। तो पाइथन के अंदर हमारे पास लॉजिकल एंड के लिए एंड कीवर्ड होता था और लॉजिकल और के लिए लॉजिकल और कीवर्ड होता था, ठीक है। सेम एसक्यूएल के अंदर भी चलता है। एसक्यूएल के अंदर भी जब भी आप कंडीशंस एक से ज्यादा यूज करेंगे तो आप उन कंडीशंस को लिखने के लिए कॉमा का यूज नहीं करते, उनको लिखने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज करेंगे। लॉजिकल एंड यहाँ भी चलता है, लॉजिकल और भी यहाँ चलता है, और लकीली ये उसी तरह से चलता है जैसा पाइथन में चलता है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंड दूसरी कंडीशन। अब क्या कंडीशन आप देना चाहते हैं वो कंडीशन आप यहाँ पर अपनी दे सकते हैं, है ना। जहां पर सैलरी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000 हो, लेकिन जो हमारी सैलरी है वो हमारा पर्टिकुलर अमाउंट से कम भी रहनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मान लीजिए 5,000 एंड सैलरी इज लेस देन 8,000, इक्वल टू नहीं लगाया है, लेस देन, तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5,000 हो। साथ ही साथ लॉजिकल एंड क्या करेगा, दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर जो रिकॉर्ड्स हमारे सेलेक्ट होंगे उनको ला कर देगा। तो वो रिकॉर्ड जहां पर ये दोनों सैलरी कॉलम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं उनको आप मैच करते हुए रिजल्ट देखेंगे। तो सारी वैल्यूज 5,000 या 5,000 से ग्रेटर होंगी, साथ ही साथ 8,000 से लेस भी होंगी, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सर जब आप वेयर क्लॉज में एक से ज्यादा कंडीशन रख रहे हैं तो वो दोनों कंडीशन सेम कॉलम पे लगेंगी, नहीं। आप पहली कंडीशन पहले कॉलम पे लगाइए, दूसरी कंडीशन दूसरे कॉलम पे लगाइए, उसी पे लगाइए। वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप जो कंडीशन बना रहे हैं वो कंडीशन किस कॉलम के बेस पर बनाएंगे, आपको डिसाइड करना, ठीक है। चलो, अब जब हम बात करते हैं सेलेक्ट कमांड में इस लॉजिकल एंड की, तो इसी तरह से लॉजिकल और भी हमारा हो सकता है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जब आप किसी एक ही कॉलम में इस तरह से एक बाउंड्री बना देते हैं कि भाई मुझे इस कॉलम में 5,000 से बड़ी और 8,000 से छोटी वाली वैल्यूज चाहिए, तो इसका एक अल्टरनेट भी हमें माई एसक्यूएल में मिला है, इवन किसी भी डेटाबेस में चलता है, तो उसका नाम होता है बिटवीन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बिटवीन यूज कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे वेयर सैलरी बिटवीन, और यहां बताएंगे कि किस की वैल्यू के बिटवीन हमारी होनी चाहिए। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर भाई 5,000 एंड मान लीजिए 8,000। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब हम बिटवीन की बात करेंगे तो ये दोनों पॉइंट इंक्लूसिव माने जाएंगे, है ना। तो ये आप दो बार अपनी कंडीशन ऐसे लिखने की बजाय बिटवीन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोलिंग ज्यादा है। इसमें आप लेस देन ग्रेटर देन अपने हिसाब से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉइंट इंक्लूसिव है ना। बिटवीन में ये वैल्यू भी इंक्लूसिव है और ये वैल्यू भी इंक्लूसिव है। तो जब कभी आपको किसी भी टेबल से रिकॉर्ड को फैच करना हो और एक ही कॉलम पर एक से ज्यादा आप वहां पर कंडीशन लगाते हैं, तो एक बार बिटवीन को आप यूज करके देख सकते हैं। हो सकता है कि आपसे बिटवीन का यूज करके आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं हुआ, इसी का एक अल्टरनेट हुआ, है ना। इसी बात का एक अल्टरनेट होगा। यहाँ पर बस आपको ये कंपैरिजन नहीं करने पड़े, ये जो कंपैरिजन बार बार करने पड़ रहे थे ये नहीं करने पड़े, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया बस, और कुछ नहीं है। चलो, अब आगे चलते हैं। जब हम यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज करते हैं तो मान लीजिए इस बार मेरी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। मैं जो मेरा ये कॉलम है एम्प्लॉय नेम कॉलम, इस एम्प्लॉय नेम कॉलम के अकॉर्डिंग मैं कुछ फैच करना चाहता हूँ। क्या फैच करना चाहते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन। हम डेटाबेस की एसक्यूएल में भी रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी तो यहाँ पर मेरा सारे के सारे नाम
कि लास्ट में यू आ रहा है। मैं आपसे अगर कहूं कि सिर्फ वो रिकॉर्ड्स फैच करिए, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स फैच करिए एक कैंडिडेट हैं आदित्य अग्रवाल, उनकी आईडी रॉन्ग है, एक और आईडी चेक करके अपना सही डाल दीजिए। मैं आपको पहले भी बताई थी सर, सेम आईडी है और जो है मैं पहले भी रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैं पिछले 2 महीने से इस ही बात के लिए जो कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे बात करिए। मेरा काम आईडी चेक करना नहीं है, मेरा काम क्लास लेना है। बैकएंड से कोऑर्डिनेटर आते हैं, सारे बच्चों को चेक करते हैं, मुझे इन्फॉर्म करते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो जो भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है मुझसे डिस्कस करिए। फीस से रिलेटेड है, आईडी से रिलेटेड है, उसके लिए कोऑर्डिनेटर रेस्पॉन्सिबल होगा, आप उनसे बात करिएगा। ठीक है, उन्होंने मुझसे जो बोला मैंने आगे पास कर दिया। फाइन। सो यहाँ पर अब हम क्या चाहते हैं, इस एम्प्लॉय नेम में कुछ आगे रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट का यूज करना चाहते हैं। कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं, उसको देखते हैं एक बार। कुछ सिंबल्स हैं जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, उसी तरह से कुछ सिंबल्स हमारे एसक्यूएल के अंदर भी यूज होते हैं। कौन कौन से सिंबल हैं जो यूज होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक है हमारा परसेंटेज सिंबल। तो जो परसेंटेज सिंबल है वो क्या करता है, 0 to n कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, 0 to n कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए, इसमें एक काम करता हूं, मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो मैं लिखा यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल का नेम emp वैल्यूज, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी मैंने कर दी यहाँ पर 100, और एम्प्लॉय का नेम मैंने कर दिया मान लीजिए संजय, और सैलरी मान लो इनकी कर दी मैंने 9000। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो ये रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो, मैं ये चाहता हूं वो सारे रिकॉर्ड्स फैच करके ले आइए जहां पर एम्प्लॉय नेम एस लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे ये वाला रिकॉर्ड लेकर आ जाइए, ये वाला रिकॉर्ड लेकर आ जाइए, ये वाला रिकॉर्ड लेकर आ जाइए। तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है ना। ये जो हम करने जा रहे हैं इस तरह की हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि हम डेटाबेस से उन लोगों को फैच करना चाहते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता हो या जिनका नाम बी से शुरू होता हो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ये क्वेरी होती है कि कैसे हम एक टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स में से सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो पर्टिकुलर लेटर या इनिशियल जिनके 2 लेटर ये हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर उसको देखते हैं। तो नाम लिखेंगे select aspirate from table name employee where कॉलम का नाम एम्प्लॉय नेम, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, where एम्प्लॉय नेम लाइक, एम्प्लॉय नेम किसकी तरह हो, एम्प्लॉय नेम लाइक। उसके बाद स्ट्रिंग में लिखेंगे इनिशियल करेक्टर जो आप रखना चाहते हैं ए। अब उसके बाद या आपने लिखा मान लो एस, अब एस के बाद कितने और करेक्टर आएंगे, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 है, तो एस के बाद कितने और करेक्टर्स आप चाहते हैं जो आने चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया परसेंटेज।
तो परसेंटेज का मतलब है 0 to n करेक्टर, यानी कि ये जो हमारा परसेंटेज सिंबल होगा ये हमारा 0 to n करेक्टर्स को रिप्रेजेंट यहां पर करेगा, 0 to n करेक्टर। अब चाहे ये डिजिट हो, चाहे सिंबल हो, चाहे स्पेस हो, कुछ भी हो, है ना, तो इसका मतलब होता है 0 to n करेक्टर। मतलब अगर ऐसा नाम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस ही लिखा है वो भी इलिजिबल हो गया, और ऐसा नाम जिसमें एस के बाद कुछ भी लिखा है वो भी इलिजिबल हमारा ये हो गया। ये आ गया संजय का रिकॉर्ड, ये वाला आ गया सोनू का रिकॉर्ड, ये आ गया दूसरे वाले सोनू का रिकॉर्ड। अब मान लीजिए इस बार जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी अलग है, वो है मैं चाहता हूं कि वो सारे रिकॉर्ड्स फैच करिए जिनके नाम में कहीं पर भी आई आता हो, जहां कहीं पर भी आई आता हो, जैसे चिंटू में आई आ रहा है तीसरे नंबर पे, पिंटू में आई आता है दूसरे नंबर, कहीं भी आई आता हो, ठीक है, चाहे शुरू में आता हो, चाहे बीच में आता हो, चाहे लास्ट में आता हो, अगर किसी के नाम में आई आता है तो वो मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आई से पहले 0 to n करेक्टर, आई के बाद 0 to n करेक्टर, यानी कि आई चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे आई शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, कहीं भी हो। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये क्या करेगा, हमारे उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को फैच करके लाएगा जिनके एम्प्लॉय नेम कॉलम में कहीं पर भी आई आता है। ये आ गया चिंटू, ये आ गया पिंटू। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए मुझे इस बार क्या करना है, वो सारे रिकॉर्ड्स फैच करने हैं जिनके एम्प्लॉय नेम में पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई करेक्टर आता हो, सेकंड पोजीशन पर जहां यू आता हो, सेकंड पे ओ आता हो, जैसे मोनू, सोनू, सोनू, मोनू, ये वाला मुझे चाहिए, सेकंड करेक्टर जिसका ओ हो, है ना। तो कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे, अब यू, ओ तो आपने चलो लिख दिया, लेकिन ओ से पहले आप क्या लगाओगे, अगर आपने ये लगा दिया तो ओ से पहले कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, लेकिन आप तो ये कह रहे थे ना ओ सेकंड नंबर पे होना चाहिए। तो इस बार हम यूज करेंगे अंडरस्कोर। तो जो हमारा अंडरस्कोर होता है वो सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल करेक्टर। तो यानी कि इस नंबर पे कोई भी करेक्टर आए लेकिन एक ही आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पर ओ होना चाहिए, उसके बाद अब चाहे कितने भी करेक्टर, उसके बाद अब चाहे कितने भी करेक्टर, एरर दे रहा है। स्ट्रिंग नहीं बना, स्ट्रिंग नहीं, ओके, एज ए स्ट्रिंग लिखो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लाइक कमांड का यूज करके एक पैटर्न के बेस पर रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं। काफी ज्यादा यूज होने वाली ये हमारी कमांड होती है ना, और इसको हम सेलेक्ट के साथ ही यूज कर रहे हैं ज्यादा बार। चलिए, अब मान लीजिए इतना सब करने के बाद मुझे इसमें अब मैं चाहता हूं कि ये जो सैलरी कॉलम है, इस सैलरी कॉलम में आप एक कॉन्स्ट्रेंट लगा दें कि अगर कोई नेगेटिव सैलरी आती है तो वो अलाउड नहीं होगी। अभी नेगेटिव सैलरी इसमें अलाउड अगर मैं करना चाहूं तो बिल्कुल हो जाएगी। मान लीजिए मैंने कर दिया 102 और ये -9000, कोई रोक टोक नहीं यार।
मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमारे यहाँ पर नेगेटिव सैलरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये डेटाबेस के थ्रू मेंटेन अगर मुझे करना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस सैलरी कॉलम पे एक कांस्टेंट पुट करना होगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये ना तो प्राइमरी की हो सकता है, ना नॉट नल हो सकता है, ना यूनिक हो सकता है। मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक कांस्टेंट एक्सपोज करना चाहता हूं किसी भी कॉलम पर, तो ऐसे कांस्टेंट को चेक कांस्टेंट कहा जाता है। चेक कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट, जो भी आप कंडीशन एक्सपोज करना चाहते हैं किसी कॉलम की वैल्यूज को लेकर, आप चेक कांस्टेंट के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो एक लिमिटेशन है चेक कांस्टेंट की वो ये कि ये माई एसक्यूएल में सपोर्ट नहीं होता था। माई एसक्यूएल में जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है अभी हम यूज कर रहे हैं 8.0.25, तो 8.0.19 वर्जन सबसे पहला वर्जन है जो चेक कांस्टेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चेक कांस्टेंट माई एसक्यूएल के पुराने वर्जन में सपोर्ट नहीं होता था। ये लेटेस्ट वर्जन 8.0.19 से सपोर्ट होता है, तो मैंने 8.0.25 इंस्टॉल किया है तो मेरे में चलना चाहिए। अगर आपका 8.0.19 से पहले का होगा तो चेक कांस्टेंट लग जाएगा, कोई एरर भी नहीं आएगी, लेकिन वो बाईपास हो जाएगा, ठीक है, चलो तो अब यूज करके देखते हैं कैसे इसको चेक कांस्टेंट को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो दो तरीके हो गए, किसी भी कांस्टेंट को किसी भी कॉलम पे लगाने के दो तरीके होते हैं हमारा। तो पहला तरीका क्या होता है हमारा कि आप जब टेबल बना रहे थे तो बनाते समय आप कांस्टेंट लगा सकते थे, और दूसरा है जब टेबल बन गई है उसके बाद कुछ करना है तो अल्टर कमांड के साथ टेबल के स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। हाँ सुमित, अगर आपको पर्टिकुलर किसी नाम पर ही रिकॉर्ड फैच करने हैं, है ना, तो आप वेयर इक्वल टू वो लगा सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा है कि मुझे बस यही पता करना है वो सारे रिकॉर्ड फैच करो जिनका नाम सोनू है, तो यहाँ के लिखेंगे वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू सोनू। ध्यान रखना है कि जब कंपैरिजन करते हैं एसक्यूएल में तो डबल इक्वल नहीं लगेंगे। फिर सुनो, एसक्यूएल में जब कंपैरिजन करेंगे तो डबल इक्वल नहीं होता, सिंगल इक्वल से ही कंपैरिजन होता है। ठीक है, सिंगल इक्वल से ही कंपैरिजन यहाँ पर हो जाता है। तो इसका मतलब है जिनका नाम सोनू है वो हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो मैं आपको समझा रहा था वो समझो, सैलरी पर चेक कांस्टेंट लगाना, कैसे सैलरी पर चेक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, इसका सिंटैक्स एक बार मुझे देखना पड़ेगा। ये अल्टा टेबल और उसके बाद आप अपना कांस्टेंट एक्सपोज कर दीजिए। अल्टर टेबल, टेबल का नेम एम्प्लॉय, ऐड, उसके बाद कांस्टेंट का नाम चेक, और चेक कांस्टेंट किस कॉलम पे लगाना है और उस कॉलम में किस कंडीशन के लिए लगाना है वो आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे लगाया अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड चेक सैलरी कॉलम पर क्या कांस्टेंट लगाना है कि जो सैलरी होनी चाहिए वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहनी चाहिए, है ना, नेगेटिव सैलरी नहीं रहनी चाहिए। तो अब माइट बी कि जब मैं इस चेक कांस्टेंट को ऐड कर रहा हूं एम्प्लॉय टेबल के सैलरी कॉलम के लिए, तो ये ऐड ना करे। क्यों? क्योंकि आपकी टेबल में एक ऐसा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो इस चेक कांस्टेंट को हमारा वायलेट कर रहा है। तो अब वो अगर मान लो अप्लाई हो गया तो प्रॉब्लम ये आएगी इंटीग्रिटी की, कि भाई एक तरफ चेक कांस्टेंट लगा हुआ है जो ये कहता है कि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, दूसरी तरफ टेबल में एक रिकॉर्ड ऐसा पड़ा हुआ है जो इस चेक कांस्टेंट को बाईपास कर रहा है। तो शायद ये ऐड हमारा ना हो और एरर दे दे, तो पहले मुझे हो सकता है ये रो रिमूव करके आनी पड़े तब जाके ये हो। ठीक है, तो देखते हैं।
हाँ, चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, इसी रो की वजह से ये नहीं लग पाया। तो जो भी एक कंस्ट्रेंट आप एक्सपोज करते हैं बीच में टेबल बन जाने के बाद अल्टर से, तो मेक श्योर कि वो कंस्ट्रेंट तभी ऐड होगा जब वो जिस पर्पस के लिए लाया गया है ऐसी सारी चीजें पहले से मेंटेन हो रही हैं उस कॉलम में। अगर वो बात मेंटेन नहीं हो रही है तो वो कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं सबको सही कर रहा था लेकिन वो नहीं हुआ, तो इसको ऐड करने के पहले मुझे क्या करना होगा, यहां से इस रो को डिलीट करना होगा। अब जब डिलीट करने की बात आएगी तो फिर उसके लिए कमांड भी सीखनी होगी। तो पहले सीखते हैं डिलीट करने की कमांड, उसके बाद फिर इसको हम सीख लेंगे कि कैसे चेक कांस्टेंट पे एक्सपोज किया जाएगा। ठीक, तो यहां मैंने लिखा, मान लीजिए एक कमांड आती है और उस कमांड का नाम है डिलीट। इसके सिमिलर दो और कमांड आती हैं, है ना, एक है डिलीट, एक है ट्रंकेट, एक होती है ड्रॉप। ये तीन कमांड में जनरली इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस हमारा होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं डिलीट की, तो डिलीट हमारा डीएमएल कमांड है जो हमारा डेटा जो हमारा होता है टेबल में, यानी रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो डिलीट कमांड से रिकॉर्ड्स डिलीट हो सकते हैं, कॉलम डिलीट नहीं होगा, कॉलम डिलीट नहीं होगा, रिकॉर्ड डिलीट होगा। एक रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड डिलीट हो सकते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो सकते हैं, और जीरो रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर डिलीट कमांड कि आप डिलीट कमांड कैसे लिख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी डिलीट कमांड क्या है। ठीक है, दूसरा आपका है ट्रंकेट। ट्रंकेट का काम क्या है, ट्रंकेट का काम भी सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना, यानी कि ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड टेबल में जितने भी हैं उनको डिलीट करने वाला काम करेगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप टेबल को ही डिलीट कर देता है, यानी टेबल ही खत्म हो जाएगी, एम्प्लॉय टेबल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो जो ड्रॉप हो गया वो डीडीएल कमांड की कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर ही डिलीट कर दिया इसने, टेबल ही खत्म कर दी हमारी। तो मेरी रिक्वायरमेंट में जब भी मुझे टेबल को डिलीट करना होगा तो मैं ड्रॉप कमांड का यूज करूंगा। और अगर मुझे रो या रोज डिलीट करनी है, 0 to all, तो मैं डिलीट कमांड का यूज करता हूं। और जब मुझे सारी रोज डिलीट करनी है तो मैं ट्रंकेट से एक बार में कम मेहनत करके ये काम कर सकता हूं। और सर कॉलम डिलीट करना हो तो कॉलम डिलीट करने के लिए अल्टर कमांड का हम यूज करेंगे, क्योंकि कॉलम मतलब टेबल के स्ट्रक्चर पे आप आ गए, स्ट्रक्चर में कुछ ऐड करना, नया कॉलम ऐड करना, पुराना कॉलम डिलीट करना, कॉलम को रीनेम करना, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, ये कॉलम के ऑर्डर चेंज करना, ये सब अल्टर के अंदर हमारा आ जाएगा। हाँ जी रमा बताइए क्या पूछा। सर मैंने ऑल्टर कमांड यूज की चेक कंस्ट्रेंट लगाने के लिए, तो वो सक्सेसफुली रन हुआ। आफ्टर दैट मैंने जब इंसर्ट कमांड यूज करी और सैलरी मैंने 0 दिया तो उसने मतलब ले लिया, 0 एंटर हो रहा है फिर भी सैलरी। हाँ 0 तो होगा ना, क्योंकि आपने यूज क्या हुआ? आप अपनी कंडीशन अगर देखें तो उसमें इक्वल टू लगाया आपने। एक मिनट चेक करती हूँ। नहीं सर, हाँ सर इक्वल टू लगाया है। अच्छा इसलिए चल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है सर, ओके। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन तीनों को समझ लिया, फटाफट से अपने काम का है वो कर लेते हैं। डिलीट पहले, डिलीट कमांड का सिंटैक्स क्या है, डिलीट लिखेंगे, डिलीट के बाद फ्रॉम कीवर्ड आएगा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, किस टेबल से आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम हमारा यहाँ पर है। अगर आपने गलती से सेमीकोलन लगाकर एंटर मार दिया तो इस कमांड का मतलब है कि इस टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, अगर आप इसका एग्जीक्यूशन हो गया तो जितने रिकॉर्ड हैं सारे के सारे खत्म। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे तो पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर आने वाले रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है। तो जब भी आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, पर्टिकुलर रोज को आइडेंटिफाई करना है, फिल्टर करना है, हमेशा किसकी याद आती है, वेयर। चाहे वेयर सेलेक्ट में चले, चाहे वेयर डिलीट में चले, और अभी हम एक बार पढ़ेंगे अपडेट, तो वहां भी वेयर का यूज हो सकता है। फिलहाल डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर,
जहां पर क्या हो, जहां पर सैलरी की वैल्यू 0 से कम हो, वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो जहां पर सैलरी की वैल्यू 0 से कम है। तो यही इकलौता रिकॉर्ड है वेयर सैलरी इज लेस देन 0। एक रो अफेक्ट हो गई, तो इस कमांड के चलने से हमारा एक रो अफेक्ट हो जाती है। अब मैं इस सैलरी पर चेक कांस्टेंट एक्सपोज कर सकता हूं। ये अल्टर टेबल emp एड चेक कांस्टेंट सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इस पर चेक कांस्टेंट अप्लाई हो गया। ठीक, अब यहां पर अब आप इंसर्ट करिए नेगेटिव वैल्यू, ये वाली, तो कोई सी भी वैल्यू जिसमें सैलरी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये मना कर देगा। क्या रहा है, चेक कांस्टेंट वायलेटेड। ठीक है, कब, जब आप इंसर्ट करना है उस समय, इंसर्ट करते समय एरर आ जाएगी कि इसमें सैलरी नेगेटिव अलाउड नहीं है, जैसे बोलते हैं यहाँ पर चेक कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए मैं फिर से इंसर्ट कमांड लेकर आता हूं और इस बार मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे 2 ही रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। ठीक है, एक कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 300 और नाम मैंने कर दिया मान लीजिए यहाँ पर 0। 2 ही रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा, सैलरी में इंसर्ट नहीं करूंगा, सैलरी को मैं इंसर्ट नहीं करूंगा। तो मुझे उसके लिए टेबल नेम की बात बताना पड़ेगा, कॉलम के नाम कौन कौन से आप इंसर्ट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट करना चाहते हैं और एम्प्लॉय का नेम आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अब सैलरी हमारी नल चली गई होगी, तो आपने कांस्टेंट जो लगाया था वो इस बात का लगाया था कि नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसमें नॉट नल तो लगाया नहीं था, नल तो इसमें अलाउड है, मिसिंग अलाउड है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर सैलरी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट ना हो तो जो डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो रही है दैट इज नल, जिसको मैं मिसिंग वैल्यू यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? अगर मैं सैलरी इंसर्ट ना करूं तो फिक्स कर दो 5000। 5000 सैलरी हर बार इंसर्ट कर देनी है, कब, जब मैं सैलरी को इंसर्ट ना करूं, और अगर मैं करूं तो जो मैं करता हूं वही सैलरी इंसर्ट होनी चाहिए। तो अब क्या करना चाहते हो, एक और कांस्टेंट हम लोग ऐड करना चाहते हैं इसी कॉलम पर। एक तो हो ही चुका है चेक कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट ऐड करना है जिसको बोलेंगे डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो मैं डिफॉल्ट कांस्टेंट को यहां पर वैसे ऐड नहीं करना चाहता, अल्टर करना चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या कह रहा है, हर कॉलम पे डिफॉल्ट कांस्टेंट लगा हुआ है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी किसी भी कॉलम की ये उसका डिफॉल्ट कांस्टेंट ही बताता है। तो इस पर ऑलरेडी लगा हुआ है डिफॉल्ट कांस्टेंट जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल है। अब मैं उसको अल्टर करूंगा, तो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। क्या करना है, सैलरी कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू नल की जगह पर 5000 आए जब जब मैं सैलरी इंसर्ट ना करूं। तो टेबल जब बन गई है तो उसके लिए सिंटैक्स अलग है अल्टर, और जब बना रहे हैं तो उस समय आप अलग यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसका यूज करेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम अल्टर टेबल, टेबल का नेम एम्प्लॉय, फिर अल्टर कीवर्ड आएगा, अल्टर सैलरी, सैलरी को अल्टर करना है सेट डिफॉल्ट 5000। तो ये क्या करेगा हमारा, एम्प्लॉय टेबल में सैलरी को डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा 5000। अब अगेन देखना पड़ेगा कि जो पहले से रिकॉर्ड इंसर्टेड हैं क्या वो भी 5000 हो जाएंगे, या फिर जो आगे से रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे सिर्फ वही 5000 आएंगे, या मना कर देगा कि भाई दो दो डिफॉल्ट वैल्यू होंगे। देखते हैं क्या होगा। इंसर्ट हो गया, अब देखते हैं पुराने वाले रिकॉर्ड में चेंज करा या नहीं करा, या पुराने वाले जो पहले की डिफॉल्ट वैल्यू है उसी के साथ रह गए, पुराने वाले उसी वैल्यू के साथ रह गए। अब जरा एक नई रिकॉर्ड इंसर्ट करो जिसमें सैलरी मत रखना, ये लो इसे कर दिया 301, नाम मान लो वीरू ही कर दिया, क्या फर्क पड़ता है नाम में। अब जरा देखना
कि जिसकी आईडी 301 और नेम वीरू है उसकी सैलरी क्या इंसर्ट हो गई, ये आ गई 5,000। और अब एक ऐसी रो इंसर्ट करिए जिसमें सैलरी आप बताएंगे, तो ऐसा तो नहीं है वो आपकी वाली इग्नोर कर दे और डिफॉल्ट ही रख दे 5,000। इस बार 301 302 वीरू सैलरी कर दी मान लो मैंने 9,000 और तीनों कॉलम की वैल्यू इंसर्ट हो रही है, इसकी जरूरत नहीं बताने की। अब देखते हैं तो 302 वाले में सैलरी की वैल्यू 9,000। तो इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, इस तरह से हम एक कॉन्स्ट्रेंट को यहाँ पर समझ पा रहे हैं कैसे हमारे कॉन्स्ट्रेंट हैं जो टेबल पर काम हमारे करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो सैलरी दो जगह पर हमारी अवेलेबल नहीं है, अब मुझे वो पता चल गया, अब मुझे उनको फिल करना है। कैसे करें फिल, जिसकी सैलरी नल है उसकी आईडी 202 है और एक सैलरी एक जगह नल और है, इसकी आईडी 300 है। तो मान लीजिए मुझे मैनुअली पता चला कि एम्प्लॉय जिसकी आईडी 202 है उसकी सैलरी हमारी 7500 है। तो अब आप अपने करेक्शन करेंगे, अपने डेटाबेस में इस बात का करेक्शन करने जा रहे हैं। तो आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करने जा रहे, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में वैल्यू को चेंज करने जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग रो में अगर किसी कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है तो उसके लिए जो कमांड आती है उसे बोलते हैं अपडेट। तो हम अपडेट कमांड का यूज करके एग्जिस्टिंग रोज के कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो सीखते हैं थोड़ा इसको। तो उसके लिए अपडेट कमांड लिखेंगे, लिखा मैंने अपडेट। अब क्या अपडेट करना है, टेबल को, क्या नाम है टेबल का, ईएमपी। तो अपडेट ईएमपी। तो यहाँ पर टेबल का नेम बताने के शायद टेबल कीवर्ड लिखने की शायद जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपडेट और उसके बाद ईएमपी लिख सकते हैं। अच्छा इस बात का ध्यान रखना, जितनी क्वेरीज मैं आपको बता रहा हूँ 70 to 80% हर डेटाबेस, ऑरेकल, आईबीएम का DB2 हो गया, पोस्टग्रे हो गया, जितने भी हमारे डेटाबेस हैं 70 to 80% क्वेरीज हमारी एज इट इज चल जाएंगी। लेकिन कुछ कुछ क्वेरीज में छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे कहीं पर अपडेट टेबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा और कहीं टेबल कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी क्वेरीज हैं, माइट भी कोई ऐसी क्वेरी हो जो MySQL में परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है और आप में से कोई ऑरेकल यूज कर रहा है और ऑरेकल पे सेम सिचुएशन के साथ वो क्वेरी चला रहा है और वहां पर वो एरर आ रही है, तो ऐसा हो सकता है ना। तो आप उसके इक्विवेलेंट एक बार क्वेरी सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा डिफरेंस कि हाँ भाई इसमें ऐसे ऐसे होता है। ये उसी तरह से है जैसे HTML में लिखा कोड अगर मैं 4 अलग अलग ब्राउजर पे चलाऊं तो चारों ब्राउजर के अलग अलग कंपैटिबल उसका प्रेजेंटेशन आ सकता है। सेम कहानी हमारे यहाँ पर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई HTML कोड इस ब्राउजर को समझ ही नहीं आ रहा है, उसका इफेक्ट ही नहीं देगा। तो सेम यहाँ पर SQL डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी कर सकती है ना। 70 to 80% फिर भी आपका स्टैंडर्ड रहेगा। तो अपडेट ईएमपी करके देखते हैं। अपडेट करना ईएमपी को किस कॉलम के रेस्पेक्ट में करना है, इस टेबल को अपडेट हमने कहा सैलरी कॉलम के रेस्पेक्ट में। सेट कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद कॉलम का नाम लिखेंगे सेट सैलरी। अब सैलरी की नई वैल्यू आपको असाइन करनी है, इक्वल टू सैलरी इक्वल टू क्या सैलरी रखनी है, हमने कहा सैलरी की वैल्यू हमें करनी है 7500। अब अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर एंटर कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, इस एम्प्लॉय टेबल में जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं हर रिकॉर्ड में सैलरी कॉलम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और वो 7500 हो जाएगी। शायद मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, शायद मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है जिस एम्प्लॉय की आईडी 202 है सिर्फ उसकी सैलरी कॉलम की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, बाकियों की नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें फिर इसके लिए, उसके लिए फिर से जब तक हम पढ़ते आए हैं वेयर क्लॉज, ठीक है। तो वेयर क्लॉज में क्या करना है हमारे लिए, वेयर क्लॉज में इसी काम को हम करेंगे। क्या लिखेंगे, वेयर, अब इस बार सैलरी नहीं, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 202।
तो इस वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब में सैलरी कॉलम की वैल्यू 7500 कर दी जाएगी। तो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग एक ही रो ऐसी होगी जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। मान लो एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो एरर नहीं आएगी, ध्यान रखना। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर इस तरह से, तो अब ये मत करना सर एरर आ गई। एरर तब आती है जब जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसमें आपने कुछ गलत लिखा है। एरर तब आएगी जब आप कॉलम का नाम ये लिख दोगे तो ये एरर है, क्योंकि इस नाम का कॉलम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वैल्यू के बेस पर कुछ अपडेशन कर रहे हैं और वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो एरर क्यों आएगी? तो इसमें क्या होगा, 0 हमारे रिकॉर्ड अफेक्टेड होंगे, क्योंकि इस एम्प्लॉय आईडी पर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कोई एरर नहीं आएगी। 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं 202, तो जितने रिकॉर्ड इस पर मैच करते हैं उन सब का सैलरी 7500 कर दिया जाएगा, एक रो अफेक्ट होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर दूसरे वाले का भी करना चाहूं जिसका आईडी 300 है, तो मान लो उसकी सैलरी 6500, तो ये आ गया 6500, ये आ गया 7500। अब क्या हुआ, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉय काम करते हैं सबका इंक्रीमेंट कर दिया गया, सबकी सैलरी 10% बढ़ा दो, सबका सैलरी 10% बढ़ा दो। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट एम्प्लॉय को शेयर किया जा रहा है। कैसे? हर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10% बढ़ानी है। अब ये काम मुझे करना है। अब यहाँ पर 1 लाख रिकॉर्ड हो सकते हैं या 10 रिकॉर्ड हो सकते हैं, बट जो क्वेरी चलेगी वो क्वेरी वही लिखी जाएगी। डिफरेंस आ सकता है क्वेरी एग्जीक्यूशन का टाइम, कि ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो क्वेरी एग्जीक्यूशन का टाइम हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना, तो एसक्यूएल की जगह हम लोग बिग डेटा जो सॉल्यूशन है उनका यूज करना पसंद करते हैं, लाइक एचडीएफएस जो सॉल्यूशन होता है उनको लिखना हम पसंद करते हैं। तो वहां पर हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम बात करें कि इस वाले टेबल में हर रो में सैलरी को 10% बढ़ाना है, अपडेट टेबल का नेम, सेट सैलरी इक्वल टू कितनी करनी है, हमें भी नहीं पता कितनी करनी है। यहां तो पता थी आपको कि कितनी रखनी है, 6500 रखनी है, 7500 रखनी है। यहां पर नहीं पता, यहां पर जिस रो में जितनी सैलरी है उसका 10% इंक्रीमेंट कर दो। तो सैलरी इक्वल टू क्या हो जाए, उस रो की एग्जिस्टिंग सैलरी प्लस उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट, ऐसे कुछ होगा हमारा। और इसको एज एक्सप्रेशन की तरह भी मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं। अब ये जो आपने यहां लिखा है ये किसके लिए, हमने कहा वेयर नहीं लगाना है, सबके लिए कर दो। ये फार्मूला सब पे लगा दो। किसी भी रिकॉर्ड में यानी किसी भी रो में सैलरी की वैल्यू क्या हो जाए, जो पुरानी सैलरी है वो प्लस उसका 10% और ऐड कर दो। अब गणित आप देख लेना, है ना, क्वेरी ऐसी चलेगी। 10 रिकॉर्ड चेंज हो गए, 10 रोज में चेंजेस आ गए। देखो 9000 था, 9000 का 10% इंक्रीमेंट हो गया, 9900 हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारा जो कॉलम है वो इंटीजर टाइप का कॉलम है, तो इंटीजर के अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा हो। चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, इस तरह से हम यहाँ पर जो हमारे अपडेट कमांड है उस अपडेट कमांड के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। तो देखो हमारा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, ये चारों कमांड हो गई। अल्टर हमने कई तरह से यूज करके देख लिया। क्रिएट कमांड हमारी चली गई। कांस्टेंट हमने लगभग पढ़ लिए, फॉरेन की कांस्टेंट हमारा रह गया एक। और उसके बाद अब डेट टाइम पर कैसे काम करेंगे वो देखते हैं ना। तो अभी चलते हैं, सीखते हैं, बहुत सारी चीजें समझने के लिए। तो अब मान लीजिए हमारे पास जो माई एसक्यूएल है, इस माई एसक्यूएल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। माई एसक्यूएल के अंदर कुछ रेडीमेड फंक्शंस होते हैं जो हम सेलेक्ट कमांड के साथ ज्यादा बार यूज करते हैं, ठीक है। जैसे
मैं ये पता करना चाहता हूं कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है एम्प्लॉयर का, जितनी भी एम्प्लॉय को आप सैलरी देते हैं इन सब का सम मुझे निकालना है। तो अब कैसे करोगे इन सब का सम? डेटाबेस में क्या कोई ऐसा एसक्यूएल क्वेरी है जिसमें किसी न्यूमेरिक कॉलम में सम की वैल्यू अगर गेट करनी हो तो हम गेट कर पाए? तो आंसर इज यस। कैसे करेंगे इस काम को? यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, और हमारे पास एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन का नाम डेटाबेस वेरी करेगा। लेट मी चेक। सम नाम का फंक्शन, और किस कॉलम का सम चाहिए? हमें चाहिए सैलरी कॉलम। सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी कॉलम। अब ये कहां मिलेगा सैलरी कॉलम? फ्रॉम एम्प्लॉय। बट प्रॉब्लम क्या आएगी उसको समझना। अब तक हमने एक चीज देखी कि जो सेलेक्ट कमांड होती है ये हमें एक रिजल्ट वापस करती है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहां से निकल कर आता है। तो अब तक आप जो मांग रहे थे वो उस फॉर्म में आ भी रहा था, लेकिन इस बार तो आप एक सिंगल वैल्यू मांग रहे हैं ना भाई। सम ऑफ सैलरी कॉलम ये जो आएगा ये तो एक सिंगल वैल्यू होगी। अब ये सिंगल वैल्यू कैसे हमें दी जाएगी? तो यहां पर सेलेक्ट कमांड क्या करे, एक टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उस टेबल स्ट्रक्चर में कॉलम का नाम आएगा और यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। अब कॉलम का नाम क्या आएगा भाई? अगर आपने यहाँ पर एस्टेरिस्क लगाते हैं तो एक्चुअल कॉलम के नाम आ जाते हैं, और आप एक पर्टिकुलर कॉलम के नाम लिखते हैं तो रिजल्ट में उन कॉलम के नाम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अभी नहीं कर रहे कुछ, जो हमने सेलेक्ट किया है यही कॉलम का नाम लिखकर आ जाएगा। यानी कि कॉलम का नाम क्या बनेगा? ये जो फंक्शन है, ये जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? कॉलम का नाम बन जाता है। ऐसे करें, और जो वैल्यू आएगी सिंगल वाली वो यहां पर लिखकर आ जाएगी, जो वैल्यू की वही है। तो रिजल्ट टेबुलर स्ट्रक्चर में ही आएगा, भले ही सिंगल वैल्यू किसी फंक्शन का यूज करके आप गेट कर रहे हैं। देखते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम का नाम यहां पर आ गया और ये आपका ये आ गया। अब क्या हम किसी कॉलम के नाम को चेंज कर सकते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह से आपको समझना है जैसे पाइथन के अंदर अगर मेरे पास अर्थमेटिक मॉड्यूल है और मैं इसको एक दूसरे प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं, मान लीजिए a.py में यूज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर इंपोर्ट अर्थमेटिक। लेकिन अर्थमेटिक में काफी सारे लेटर आ रहे हैं तो बार बार उनको लिखेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी फील होगी। तो हम क्या करते थे, हम अर्थमेटिक मॉड्यूल का एक नेम अज्यूम कर लेते थे एज, और यहां पर लिख देते AR। तो इसको हम क्या बोलते थे? अलाइस, कि ये इसका अलाइस है ना, या अज्यूम्ड नेम। तो इसी तरह से हम एसक्यूएल में भी अलाइसिंग कर सकते हैं। अलाइसिंग किसी कॉलम के नेम की हो सकती है, टेबल के नेम की भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं पहले अलाइसिंग बेसिक लेवल पर करके दिखाता हूं, फिर इस वाली क्वेरी में अलाइसिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम EMP, फिर लिखा मैंने सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा सैलरी फ्रॉम। तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने कॉलम सेलेक्ट करे वही हमारे जब आउटपुट आया उसके टेबलर स्ट्रक्चर में उन्हीं कॉलम का नाम देख दिया गया। अब मैं चाहता हूं कि इस वाली सेलेक्ट के रिजल्ट के लिए मैं कॉलम की अलाइसिंग कर दूं। परमानेंट चेंज नहीं होते, इसका नाम AR परमानेंट थोड़ा ना हो गया। आपके वाले a.py के प्रोग्राम में अर्थमेटिक का नाम AR हो गया। इसी तरह से इस सेलेक्ट क्वेरी के रिजल्ट के लिए अगर मैं चाहूं तो इस कॉलम का नाम कुछ और कर सकता हूं, इसका नाम कुछ और कर सकता हूं। कैसे करोगे? लकीली सिंटैक्स वही है जो पाइथन पढ़ा है। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एज, बताओ क्या नाम देना चाहते हो, जो आप देना चाहते हो वो दे दो। मान लो मैंने दे दिया E_ID, कुछ भी दे दो जो आपका मन करे।
सैलरी को भी अलाइसिंग करना है तो कर दो, नहीं करना है मत करो। जरूरी नहीं है कि हर कॉलम के अलाइसिंग करनी है, जरूरी नहीं है कि नहीं करनी है। तो आप देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेलेक्ट दिस सैलरी एज, और यहाँ पे कर दिया मैंने मान लो E_सेल। तो ये जो अब आउटपुट आएगा, आउटपुट में आपके जो एनालिसिस हैं ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब वापस अपने वाले पर आ जाओ जो आपने अभी करा है। राहुल अभी डिस्कस करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऑटो इंक्रीमेंट से ये पॉसिबल है। तो फिलहाल यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर अब क्या करना है, मुझे पता है कि यहाँ पर इसी नाम से कॉलम हमारा रिजल्ट में नजर आएगा, तो मैं उसकी अलाइसिंग कर देता हूँ एस, क्या कर दिया, सम ऑफ सैलरी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम एसक्यूएल के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो वास्तव में ये माई एसक्यूएल के फंक्शन है, तो आई एम नॉट श्योर कि ऑरेकल में इसी नाम से होगा, मान लो हो सकता है उसमें ऐड नाम से। अब सर मुझे ना ये भी बताओ कि जो सैलरी है, सम तो ये हो गया, एवरेज क्या है, तो माई एसक्यूएल में एबीजी नाम का फंक्शन, एबीजी फंक्शन क्या करता है, किसी भी न्यूमेरिक कॉलम की एवरेज वैल्यू जनरेट कर देता है। कौन सा कॉलम, सैलरी कॉलम। ठीक है, अलाइसिंग करनी है एज लगा के कर दो ABG_सैलरी। तो टोटल सैलरी का सम है ये, एवरेज सैलरी आपकी ये आ रही है। ठीक है, अब अगर आपसे मैं कहूँ सर मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी अगर मुझे पता करना हो तो मैक्सिमम सैलरी में लिखूंगा यहाँ पर कॉमा, अलाइसिंग अब नहीं कर रहा मैं, मैक्स नाम का फंक्शन है, मैक्स फंक्शन से मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी। इसी तरह से मिन नाम का एक रेडीमेड फंक्शन होता है, ये हम MySQL के फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम सैलरी कॉलम पर एनालिसिस कर पाएंगे, सम ऑफ सैलरी ये है, एवरेज सैलरी ये है, मैक्सिमम ये है, मिनिमम हमारे यहाँ पर ये है। ठीक है, अब जब भी मैं ऐसा पढ़ाता हूं तो सामने से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, सर मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी मुझे यहाँ पर दिख रही है, मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, कौन वो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसकी रिमेनिंग डिटेल मुझे चाहिए। तो अब ये काम कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कमांड लगाओगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। यहाँ लिखा सेलेक्ट एस्ट्रेट फ्रॉम एम्प्लॉय, अब वेयर लगाओगे, वेयर क्या लिखोगे, सैलरी इज इक्वल टू, अब सैलरी इक्वल टू में क्या लिखोगे यहाँ पर, मैक्सिमम सैलरी। अब मैक्सिमम सैलरी ऐसा नहीं है कि ऐसे पता करोगे लिखोगे, नहीं भाई, टेबल में रिकॉर्ड आते जाते रहेंगे, नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए और उसकी सैलरी मैक्सिमम हो तो यहाँ पर एक डायनेमिक एक्सप्रेशन लिखना है जो डायनेमिकली मैक्सिमम सैलरी को फैच करेगा और उस मैक्सिमम सैलरी की वैल्यू को फिर कंपेयर करेगा वेयर के साथ, और फिर उस सैलरी का रिकॉर्ड लाकर आपको दे देगा। तो आप बोलेंगे ये लो सर मैक्स ऑफ सैलरी लगा देते हैं। तो जनरली हमारे ब्रेन में यही आता है क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आ जानी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं मैक्स, एवरेज, सम, मिन, ये जो फंक्शंस हैं इनको हम ग्रुप बाई फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इनका यूसेज सिर्फ सेलेक्ट कमांड में ही होता है। इन फंक्शंस को हम वेयर के साथ अगर यूज करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सेलेक्ट के साथ ही, जहां पर आप कॉलम का नाम लिखते हो सेलेक्ट के बाद, सेलेक्ट कीवर्ड के बाद ही इन फंक्शंस को आप लिख सकते हैं। मिन, मैक्स, एवरेज, इन फंक्शंस का इस्तेमाल इक्वल टू के साथ, वेयर के साथ नहीं हो सकता। देखते हैं क्या होगा, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप बाई फंक्शन या ग्रुप फंक्शन। ठीक है, तो ये जो ग्रुप फंक्शंस है हमारे, ये चारों, इस तरह के और भी 2-3 होते हैं, जैसे एक होता है सीलिंग वैल्यू निकालना, एक होता है फ्लोर वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इन राउंड करके भी आप निकाल सकते हैं डेटा किसी कॉलम के अंदर से। तो अब कैसे करें, ये तो प्रॉब्लम हो गई, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अभी आपने कहा कि इसका यूज सेलेक्ट के साथ हो सकता है, तो लगा दो फिर से सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। बट अब हम सेलेक्ट कमांड के अंदर एक और सेलेक्ट कमांड लिख रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, नेस्टेड क्वेरी। तो ये हमारी एक नेस्टेड सेलेक्ट क्वेरी हो गई। तो जब हम नेस्टेड सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे माई एसक्यूएल के अंदर, तो वो पैरेंथेसिस में लिखी जानी चाहिए। अगर पैरेंथेसिस में नहीं लिखेंगे तो शायद ये एरर दे देगा, लेकिन माइट भी दूसरे डेटाबेस में चल जाए, एरर दे दे। इसको क्या करो, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर लिख दो। तो दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी सैलरी ये है, एक संजय वाला रिकॉर्ड है और एक वीरू वाला रिकॉर्ड है। तो इसी तरह से मिनिमम वाली निकाल सकते हो, है ना, जो आप चाहें वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप नेस्टेड क्वेरी किसी भी लेवल पर नेस्ट कर सकते हो, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, जो भी आप निकालना चाहते हो आप इस तरह से सेलेक्ट कमांड का यूज करके निकाल सकते हो। अब ये जो फंक्शन अभी मैंने पढ़ाए, ये फंक्शन मैंने जिस कॉलम पर आपको पढ़ाए हैं वो कॉलम न्यूमेरिक कॉलम था, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम। अब कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं माई एसक्यूएल के अंदर जो स्पेसिफिकली स्ट्रिंग कॉलम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, है ना। स्ट्रिंग कॉलम पर अगर आप काम करते हैं तो उन स्ट्रिंग कॉलम पर आप उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन है उसकी बात करते हैं। सेलेक्ट, तो एक फंक्शन है जिसका नाम है char अंडरस्कोर लेंथ। क्या करेगा, इक्विवेलेंट टू लेंथ फंक्शन ऑफ पाइथन। एम्प्लॉय नेम कॉलम में, एम्प्लॉय नेम कॉलम में जितने भी वैल्यूज हैं उनकी लेंथ निकाल देगा। सेलेक्ट char लेंथ एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP टेबल। तो इसकी लेंथ 6 है, 1 2 3 4 5 6 आ गया। इसकी लेंथ 4 है, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। ये 1 2 3 4, ये 4 आ गया। तो इस तरह से हम char लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग कॉलम में हर वैल्यू की लेंथ को निकालने के लिए। इसी तरह से मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है अपर। आप अपर फंक्शन का यूज करके अगेन किसी स्ट्रिंग कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनको अपर केस में गेट कर सकते हैं। अपर फंक्शन है, लोअर फंक्शन है, तो ये दो फंक्शन है अपर लोअर जो केस से रिलेटेड है। एक है char लेंथ फंक्शन जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस काम को करना, ठीक है। अब क्या हम मल्टीपल कॉलम्स को कॉन्केट करके एक सिंगल कॉलम की तरह रिजल्ट में ला सकते हैं? जैसे अब ये मैं यहाँ पर अगर लिखता हूं ऐसे करके, तो ये 3 अलग अलग कॉलम आ रहे हैं। मैं चाहता हूं ये तीनों कॉलम एक हो जाए, ये तीनों कॉलम कॉन्केट होकर एक सिंगल कॉलम की तरह हमारा काम करें। तो कैसे करेंगे? तो ऐसा करने के लिए माई एसक्यूएल के अंदर एक फंक्शन और होता है जिसका नाम है कॉन्केट फंक्शन। यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट कॉन्केट। किस किस का कॉन्केटिनेशन करना है, जिसका करना है, जिस ऑर्डर में करना है वो आप बता दो। हमने कर दिया एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, खाली सैलरी। तीनों की वैल्यूज कॉन्केट होकर आ गए। सर इनके बीच में कोई आ नहीं सकता सेपरेटर? तो आप बताएंगे तो आएगा, नहीं बताएंगे तो कॉन्केट फंक्शन अपनी तरफ से कोई सेपरेटर नहीं देता। तो कैसे बताएंगे? कॉन्केट फंक्शन में पहला कॉलम कॉमा, अब सेपरेटर बताओ, एज ए स्ट्रिंग मैंने बता दिया, मान लो अंडरस्कोर आ जाए। एम्प्लॉय नेम के बाद आप एक सेपरेटर बताओ एज ए स्ट्रिंग, जो बताओगे वो आ जाएगा। मान लो मैंने अभी अंडरस्कोर दे दिया। अब कॉलम का नेम बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, तो अलाइसिंग कर सकते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कॉलम सेलेक्ट करने हैं, लेकिन जब दिखाना है कॉलम का नेम तो एज ऐसे दिखा दो, एम्प्लॉय आईडी अंडरस्कोर एम्प्लॉय नेम अंडरस्कोर सैलरी, ऐसे।
ठीक है, चलो तो इस तरह से हम सेलेक्ट कमांड में कॉनकैट फंक्शन, ग्रुप फंक्शंस, है ना, नेस्टेड क्वेरी, उसके बाद फिर हमने लाइक ऑपरेटर देखा, लाइक ऑपरेटर कैसे काम करेंगे, वेयर देखा, ऑर्डर वाइज देखा। ठीक है, तो ज्यादा बार आपको सेलेक्ट कमांड की जरूरत पड़ती है ना, अल्टर, डिलीट, अपडेट, इनका इतना यूज होता है लेकिन इतना नहीं होता है, लेकिन सेलेक्ट का बहुत यूज होता है। इंटरव्यू के अंदर ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेलेक्ट को लेकर ही पूछे जाते हैं, कि ऐसे कैसे लाओगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, वगैरह वगैरह। चलिए, तो अभी इतना रखते हैं, और जो 2-3 लोग जिन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा था कि माई स्क्वेल नहीं हो रहा है, उनका माई स्क्वेल या ओरेकल जो भी है वो देखते हैं। बाकी जो अभी रह गया इसमें, ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम, फॉरेन की कॉलम, ज्वाइन कैसे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। डेट और टाइम पे कैसे काम करते हैं, तो अभी एक क्लास और लगेगी, कल हम और इस पर काम करेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे। ठीक है।